ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन से आगे अभी बात कर लेते हैं कि मेरे साथ आप जो है कई सारी चीजें कवर अप करने वाले हो। तो मैं बेसिकली आप लोगों को एप्टीट्यूड का सेक्शन करवाने वाला हूँ। अभी शुभम सर की हमारी रिसेंट में जो अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास हुई थी, उनके पास मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, और मैं खुद पर्सनली आपको एप्टीट्यूड का बहुत सारा कुछ करवाने वाला हूँ। एप्टीट्यूड में हम देखा जाए तो हमने एप्टीट्यूड को भी आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड को अलग रखा है, देन एप्टीट्यूड को अलग रखा है। मैं थोड़ा सा आपको अंतर बताने की कोशिश करूँ तो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड इज लाइक की जिसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हो, और एप्टीट्यूड इन द सेंस की जो जनरल जैसे आप और एग्जाम्स देते हो या फिर और किसी चीज के लिए तैयारी करते हो, तो जिसमें जो एप्टीट्यूड होता है, लाइक आपने देखा होगा कि एप्टीट्यूड इन द सेंस कि हम जो वैसे क्वेश्चंस करते हैं कि जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले। तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं है कि ये आर्किटेक्चर में ही सिर्फ कॉमन नहीं है, ये बाकी उसमें भी होता है। तो इसको हम एप्टीट्यूड का पार्ट दे देते हैं कि एप्टीट्यूड का सारा पार्ट है। आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो मेजरली जो हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं, लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, कलर थ्योरी, तो ये सारी चीजें, लाइक प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, तो वो हमारा जो होता है बेसिकली आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड में आ जाता है। तो मेरे साथ जो आप कवर अप करने वाले हो वो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड कवर अप करने वाले हो, तो इसमें हम और जितनी चीजें आपको बताऊं कि लाइक हम इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मेरे साथ आप कवर करोगे। मैं सिलेबस का आपको ब्रीफ एक बार जो है संडे को दे दूंगा कि हम मेरे पास जो है ज्यादा मोस्टली आपका ज्यादा ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी कंपैरिजन में अगर टीचर्स का देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में मैं आपको ज्यादा चीजें करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है इसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं और मेरे को ज्यादा इन सब चीजों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता है, तो मैं इन सब चीजों को अपने वे से करवाना ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास आपको जैसे डिटेल्स में, आप जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम चीजें पढ़ते हैं, लाइक इन हम डोर्स के बारे में पढ़ते हैं, विंडोज के बारे में पढ़ते हैं, इवन हम फ्लोरिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जो है बिल्डिंग कंपोनेंट्स वगैरह से ये सारी चीजें रिलेट करती हैं, तो वो सारा सेक्शन आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में मेरे पास वेस्टर्न वर्ल्ड का आर्किटेक्चर आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में मेजरली जो हम पढ़ने वाले हैं जेई मेंस और नाटा के लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो इंडियन आर्किटेक्चर और दूसरा हमारे पास रहेगा वेस्टर्न वर्ल्ड का आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर जो आप पढ़ोगे वो आप ड्राइंग वाले सर के साथ में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें वो ड्राइंग वाले सर जो है आपको इंडियन आर्किटेक्चर का सारा कुछ कवर अप करवाने वाले हैं अलॉन्ग विद ड्राइंग। और वेस्टर्न वर्ल्ड का आर्किटेक्चर जो भी आप मेरे साथ पढ़ोगे तो वो सारी चीज तो मैं ही करवाऊंगा आपको वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो ड्राइंग की क्लास भी इसके बाद 9 बजे से है, तो उसको भी एक बार कंटिन्यू कर लेना, उसमें आपको वो सारी चीजें भी वो एक बार आइडिया दे देंगे। बट हो सकता है मुझे आपको लग रहा हो कि इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा चीजें हैं आपके लिए, बट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी नहीं। जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको सारी चीजें जो है मैं अलग अलग से सारे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के साथ में जो है क्लियर करता जाऊंगा। एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं बताऊंगा, जस्ट अभी एक आइडिया देने के लिए मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ। बट जब क्लास होंगी तो मैं आपको अलग से सारी चीजें जो होंगे एक बार समझाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक के ऊपर जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे, और हम इसके ऊपर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर वाला भी मेरे पास ही टॉपिक रहेगा आपके, आपका जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो हम चीजें पढ़ते हैं, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, ब्रिज स्ट्रक्चर हो गया, और भी सारी चीजें जो होती हैं लाइक टनल्स वगैरह हो गई, तो ये सारी स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ये भी आप मेरे साथ पढ़ोगे, और बेसिकली ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये आपका नाटा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके साथ में कुछ चीजें और है, तो वो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में लाइक मिसलेनियस टॉपिक्स में हमने डाल दिया कि फेमस पेंटर्स वगैरह के टॉपिक्स होंगे, फेमस आर्किटेक्ट्स वगैरह के टॉपिक्स होंगे। ये आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, तो इसको भी हम आगे कल क्लासेस में जो है अगली जो डेमो क्लास होगी तो मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस का ब्रीफ दे दूंगा। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो मैंने कोशिश की है कि आज मैं सिर्फ आपको एक बार समझा दूं कि मेरे साथ आप क्या क्या कंटिन्यू करने वाले हो, क्या क्या कवर करने वाले हो, तो आपको एक आइडिया लग जाए। तो आज जो है डेमो क्लास के लिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स का। ये टॉपिक रहने वाला है हमारे पास, जिसमें हम बिल्डिंग कंपोनेंट्स का टॉपिक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम कवर अप करने वाले हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स का। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करो ना, तो इसमें इतनी सारी चीजें आ जाती है कि आप इसको करते करते भी थक जाओगे, बट ये टॉपिक खत्म नहीं होने का। बट हमें क्या है कि हमें एक नाटक के हिसाब से एक जनरल चीजें पता होनी चाहिए, और जनरल इन द साइंस में भी कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए जो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए, तो आपको उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं इसको बेसिक्स बिल्कुल जो हम कहते हैं ना बेस पॉइंट से, मैं वहां से समझाना शुरू करूंगा इस वाले टॉपिक को। जनरली होता क्या है, इस टॉपिक को आप अगर कहीं और पे समझते हो तो वहां पे क्या करवाया जाता है कि सीधा बिल्डिंग कंपोनेंट्स उठाया जाता है और सीधा बिल्डिंग कंपोनेंट्स आपको समझाना शुरू कर दिया जाता है। बट आपको उससे पहले समझना जरूरी है कि बिल्डिंग एक्चुअली क्या होती है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, और बिल्डिंग्स के ऊपर लोड्स किस तरह से डिजाइन लोड्स जो यहाँ पे बात की गई है, ये जो डिजाइन लोड्स यहाँ पे मेंशन किया गया है,
ये किस तरह से वर्क करती है। फिर इसके बाद में कंटेंट में आप एक चीज देख सकते हो कि कंटेंट में वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी हमारी तरफ से, जो हम आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर पर्टिकुलर जो पीडीएफ है उसमें हम चीजें आपको कवर अप करवाने वाले हैं। तो पहला इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिजाइन नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे टू मेन ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। देन उसके बाद मेन ग्रुप्स में हमारे पास अबाउट सबस्ट्रक्चर एंड देन सुपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कंटेंट से किसी को कोई इशू तो नहीं है? या कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड जरूर करते रहना यस नो, तो सो डैट कि मुझे पता चलता रहे और टाइम वेस्ट ना हो हमारा, हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपके पास भी और हमारे पास भी, कि हम कम समय में ज्यादा चीजों को ग्रैब कर सके। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ज्यादा चीजों को जो है कम समय में ग्रैब करने की कोशिश करना है, ताकि हम ज्यादा चीजें और आपको समझा सके। और कहीं के कंपैरिजन में जो आपको लिमिटेड चीजें सिखाई जाती है वो यहाँ पे जो है अनलिमिटेड सिखाने का हमने अगर प्रॉमिस किया है तो हम उसको कर सके। तो प्लीज आंसर कीजिए एक बार। डिजाइन लोड्स टू मेन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स अबाउट सबस्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। कोई इशू किसी को? हेलो। No, sir. ओके। समीक्षा एंड मोहम्मद अजहर, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कह दिया तो आप लोग ना करो। प्लीज कोशिश करा करो कि सभी आंसर करो। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, डिजाइन नोट्स। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है डिजाइन नोट सेक्शन में होता है क्या। डिजाइन आप लोगों को पता है कि देखिए, डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन जो है ना, बहुत सारी फील्ड्स में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। लाइक अब अगर आप सोचो कि यार डिजाइन क्या होता है, कि लाइक अगर हम देखें कि हम डे टू डे लाइफ में जो चीजें देखते हैं, लाइक हम अपने कपड़े देखते हैं तो कपड़ों के ऊपर भी कुछ डिजाइन जो है, कुछ पैटर्न उसके ऊपर डाला जाता है, तो वो भी सारी चीजें डिजाइन होती है। अगर आप किसी फर्नीचर को देखते हो, फर्नीचर आपको एक बहुत अच्छा फर्नीचर लगता है। आप अगर चेयर को देखते हो तो चेयर भी आपको कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मल चेयर्स पे बैठते हो, बट वही सेम टाइम पे अगर आप किसी डिफरेंट चेयर पे बैठ रहे हो जो ऑफिस वगैरह में यूज होती है, तो आप देखते हो कि यार बहुत ज्यादा ना आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें कितना ज्यादा कंफर्ट लग रहा है। तो वहां पे सारी चीजें डिजाइन किया जाती है। आप मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हो तो आपको क्या लगता है कि यार आईफोन का कैमरा का सेटअप कितना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मेरे फोन में भी ऐसा कैमरा का सेटअप हो, भले ही मेरा फोन आईफोन आईफोन ना हो, बट मुझे फिर भी अच्छा लगेगा कि यार मेरा फोन दिखने में आईफोन जैसा लग रहा है। और नॉर्मल कुछ कैमरा हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे फोन का कैमरा का हॉरिजॉन्टल सेट इसका अलाइनमेंट हो, वर्टिकल अलाइनमेंट हो, या फिर आईफोन जैसा हो तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो हर किसी की अपनी चॉइसेस होती है। डिजाइन भी जो होता है वो डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के अकॉर्डिंग जो होता है चेंज होता जाता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। तो डिजाइन कोई एक लिमिटेड चीज नहीं है। डिजाइन जो है अनलिमिटेड, एक उसका कह सकते हो कि अ, एक फिक्स नहीं है कुछ भी, अनलिमिटेड उस तक उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और उसमें चेंजेस हम करते जा सकते हैं। तो डिजाइन नोट सबसे पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली कुछ भी चीज जो आप किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, लाइक बिल्डिंग्स आप ले लो या फिर आप टनल्स ले लो, आप ब्रिजेस ले लो, आप किसी भी एक्टिविटी के लिए जब कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हो जो आप कुछ ना कुछ उसको यूज कर रहे हो, तो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स हो। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स आता है तो आप इस पॉइंट पे गलत हो। स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। स्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग्स भी आती है, स्ट्रक्चर के अंदर टेम्पल्स भी आते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो चर्चेस भी आते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिजेस भी आते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर टनल्स भी आते हैं। वो सारी चीजें जो किसी पर्पस के लिए बनाई जा रही है, उस हर किसी चीज को हम स्ट्रक्चर में कंसिडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पहले समझो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का यहाँ पे क्या मतलब समझ में आता है कि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब अगर मैं एक मोबाइल फोन की बात करता हूँ तो मोबाइल फोन ऐसा तो नहीं है किसी एक ही पर्टिकुलर चीज से मिलकर बनाओ। सिर्फ अगर वो मोबाइल फोन है तो सिर्फ उसके अंदर कैमरा ही हो, नहीं, उसके अंदर कैमरा भी है, उसके अंदर लाइट्स भी है, उसके अंदर आपका स्क्रीन भी है, उसके अंदर मदरबोर्ड भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अनलिमिटेड जो चीजें हैं उससे मिलकर उन्होंने असेंबल किया और तब उनको बनाया। तो हमारे स्ट्रक्चर भी जो होता है वो बहुत सारी चीजों को असेंबल करके बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उसमें वॉल्स होती है, उसमें कॉलम्स होती है, उसमें बीम्स होती है, उसमें और भी बहुत सारी छज्जा होती है, उसमें डोर्स होती है, विंडोज होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे मिलकर जो होता है कि स्ट्रक्चर हमारा बनता है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज दैट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी और सपोर्ट। तो हम किसी स्ट्रक्चर को क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली बात है, हमारा कोई पर्पस होता है। तो आप अगर एक स्ट्रक्चर को बना रहे हो, और आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि स्ट्रक्चर को आप डिजाइन करने के साथ में आप ये चीजें जरूर देखो कि आप जिस पर्पस के लिए बना रहे हो पर्पस उसका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ एक नदी के ऊपर, ठीक है, अब उस ब्रिज या फिर कह दूं कि मैं ट्रेन उसके ऊपर जानी है, उस ट्रेन के लिए मैं ब्रिज बना रहा हूँ। बट अगर मैं सेम टाइम पे कहूँ कि ये ट्रेन का लोड तो इतना ज्यादा है बट ये ब्रिज तो उतना लोड कैरी कर ही नहीं सकता, तो उसका तो कोई बेनिफिट है ही नहीं ना फिर मेरा ब्रिज बनाने का। तो मैं इन सब चीजों को जरूर मेक श्योर करूंगा कि मैं जो भी चीज बना रहा हूँ
वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए, वो इतना इनफ होना चाहिए कि वो उतना जो है लोड उसको कैरी कर सके और सपोर्ट कर सके ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ लोड्स। तो देखिए लोड्स जो होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर ना बहुत तरह के जनरेट होते हैं। तो ये लोड्स जो होती है थोड़ा सा, अब आप अगर इसको डिटेल में समझना चाहो तो ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल का चला जाता है, बट इतना ऊपर के लेवल का आपको जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब तक आप बीआर के सेकंड थर्ड ईयर में नहीं आ जाते तब तक तो आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। ना मैं इतनी ऊपर की चीज बताने वाला हूँ, मैं जनरल रूल्स बताऊंगा, बट एक्चुअल में जो लोड्स अप्लाई होते हैं वो लोड्स आपको नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है। all possible types of loads to which it is likely to be subjected loads coming on structure may be of following types। ठीक है। तो ये हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स जो स्ट्रक्चर के ऊपर में आते हैं तो वो उतना जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो रजिस्ट करना चाहिए। अगर मैं किसी भी मैंने एक थर्माकोल लिया है, थर्माकोल के ऊपर मैं अपना हाथ रखता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो मैंने थर्माकोल से एक स्ट्रक्चर बनाया, मान लेते हैं एक छोटा सा घर बनाया है, मैंने एक मॉडल बनाया है, तो मैं उसको हैंड से प्रेस करता हूँ तो मेरा थर्माकोल इतना जो है रेसिस्ट करना चाहिए मेरे हाथ के लोड को, वो कोलैप्स ना हो। तो सेम स्ट्रक्चर में होता है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो भी सारी लोड्स आ रही है तो वो सारा लोड्स को जो है कैरी कर सके और वो सारे लोड्स को रेजिस्ट कर सके, तो इतना उसके ऊपर जो है उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे जो मेन जो दो लोड्स होते हैं ना हमारी बिल्डिंग में, वो ये दो लोड्स होते हैं। एक होता है डेड लोड, एक होता है लाइव लोड। तो इनके बारे में बात करेंगे, और बाकी लोड्स जो होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से लगते हैं। ये जो लोड होते हैं हमारे एक तरह से इंटरनल फैक्टर्स और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से लगते हैं। डेड लोड जो होता है ना हमारा, बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चरल लोड होता है। ठीक है। स्ट्रक्चरल लोड होता है और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स आप कह सकते हो इसमें, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से होता है। लाइव लोड जो होता है ये हमारा जो हम किसी तरह की जो मूवमेंट करते हैं ना उसके अंदर, उस तरह की जो लोड जनरेट होती है, जो लाइव जो एक्टिविटीज जो भी कुछ करते हैं तो उसकी वजह से लाइव लोड जनरेट होता है। और विंड लोड की बात करा जाए तो ऑब्वियसली बात है कि विंड जब आपको पता है कि आप खुद खड़े हो कहीं पे और बहुत तेज हवा चल रही है तो आपके ऊपर विंड का लोड लग रहा है, मतलब विंड जो है आपको जो है किसी तरह से आपको एक धक्का देना चाह रही है कि इतना अगर वो विंड अगर बहुत तेज चल रहा हो, आपने कभी देखा हो कि कहीं पे बहुत तेज अगर हवा चलती है तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस जिस तरफ मतलब विंड बह रही है उस तरफ आप गिर भी सकते हो। तो ये कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तो इस चीजों को भी हमें ध्यान रखना होता है। तो विंड लोड भी हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है। ठीक है। विंड लोड के अलावा स्नो लोड्स होता है, देखो ऐसी जगह जहाँ पे स्नो वगैरह गिरती है तो वहां पे स्नो लोड का भी एक फैक्टर आ जाता है कि स्नो लोड सकता है। और अर्थक्वेक लोड, तो अर्थक्वेक लोड तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि आप अगर अर्थ पे कुछ भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, कुछ भी बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपको ये चीज तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी कि उस पर अर्थक्वेक का लोड जो है वो सारी चीजें भी फैक्टर वहां पे अप्लाई होंगी। तो ये दो, अब हम लोड्स को जो है इन सभी लोड्स को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये लोड्स एक्चुअल में होते क्या है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको डिजाइन लोड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, किस तरह के लोड्स होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं। ये क्लियर हुआ अभी तक डिजाइन लोड्स एक्चुअल में होते क्या है? प्लीज आंसर। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को मेरी अभी? आ रही है सर। यस आ रही सर है आ ना, रही है। ठीक है। एंड इट इज क्लियर एक्चुअली। ओके ओके ओके, रिस्पॉन्ड करो और तेज करा करो, ये नहीं कि टाइम देखो अब इतना टाइम अराउंड 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स हमारा वेस्ट हो गया ना, तो वेस्ट नहीं करना हमें टाइम बिल्कुल भी। फटाफट जिसको समझ में आता है फटाफट आंसर कर दिया करो, जिसको नहीं समझ में आता है सीधा क्वेश्चन पूछो कि सर नहीं समझ में आया दोबारा समझाओ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे डेड लोड। सबसे पहला लोड की बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे ये सारे जो लोड्स पढ़े हैं ना ये तो हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में इन सबको हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है डेड। तो डेड लोड क्या होता है, मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया था, जनरल आइडिया आपको दे दिया था, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, डेड लोड एक्चुअल में क्या होता है। तो dead loads are weight of building or structure fixed components such as its beam, walls, and roof. They are also known as permanent or static loads as they remain relatively constant over time. तो बेसिकली डेड लोड्स मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोड होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो एकदम कांस्टेंट होते हैं, कि हमारे लोड्स जो है ना बिल्कुल परमानेंटली ही रहने वाले हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज कभी कभी माइनर केसेस में आ जाता है, बट मेजरली जो होता है ये हमारे लोड्स जो होते हैं सारे के सारे जो है एकदम फिक्स होते हैं। डेड लोड्स हमारा बेसिकली बिल्डिंग लोड हो सकता है, स्ट्रक्चर का लोड हो सकता है, उसके कंपोनेंट्स के लोड हो सकते हैं। मतलब ऐसे लोड जो आपने जब बिल्डिंग बनाई है तो वो सारे जितने भी पार्ट्स आपने जो भी सारी चीजें की है, वहां पे कॉलम्स बनाया, आपने बीम्स कास्ट किया, आपने रूफ डाली, उसके ऊपर स्लैब डाली,
तो रूफ स्लैब इन सब के बारे में ना हम डिटेल में बाकी जो क्लासेस होंगी उन सब में बात करेंगे। हो सकता है कि आपको भी स्लैब वगैरह की टर्म समझ में ना आए, बट आप सिंपली ये समझो कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। सबसे पहले हमने इस तरह के कॉलम्स लगाए, ठीक है। फिर हमने एक, मान लो कि एक छोटी सी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये मैंने 2 कॉलम्स लगा लिए। 2 कॉलम्स लगाने के बाद मैंने इस तरह के ऊपर में एक बीम डाली, बीम लगाई मैंने इस तरह के ऊपर में। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है एक कुछ जो है रूफ इस तरह का कुछ क्रिएट कर दिया, या फिर कुछ इसके ऊपर हम दूसरा फ्लोर या दूसरी स्टोरी डाल सकते हैं, ठीक है। बीम के ऊपर यहाँ पे हमारा स्लैब आ जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर मतलब बीम जो होता है ना, बेसिकली हमारा क्या यूज होता है कि वो एक तरह से लोड जो होता है ट्रांसमिट करता है, और स्लैब को जो होता है सपोर्ट देता है। तो इसके ऊपर स्लैब आ गया। स्लैब इन द सेंस कि मान लो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझाता हूँ। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप इस जगह पे खड़े हो, आप ये सपोज करो आप इस जगह पे खड़े हो, आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये आपका जो होता है बेसिकली इसको कहते हैं हम स्लैब, ठीक है। और इसी के जो ऊपर ये जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे आप दूसरी जगह पे आप आके खड़े हुए हो, तो इसी पोर्शन को हम नीचे से कह सकते हैं सीलिंग। जो हमारा स्लैब होता है उसको नीचे से हम सीलिंग कहते हैं, और ऊपर से हम इसको कहते हैं फ्लोर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, तो आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, अगर मैं इसको कहूँ ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ग्राउंड फ्लोर, और इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट फ्लोर। तो ये देखो, ये बीच में आ गई ये हमारे पास ये पार्टीशन। अगर आप जहां पे भी अभी इस टाइम रूम में हो, तो आप अपना सर ऊपर करके देखो, जहां पे आपका फैन लटका हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली में होता है आपका स्लैब। स्लैब क्लियर है सभी को? यस सर। कॉलम बीम क्लियर है? कॉलम बीम्स क्या होते हैं? अपने घर में देखो, कॉलम्स आपको अगर कहीं दिखाई दे रहे होंगे, और आपने कहीं बिल्डिंग्स में कॉलम्स दिखाई देंगे जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, और बिल्डिंग में वर्टिकली दिखाई देंगे आपको, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर इस तरह के किसी ब्लॉक में। और जैसे बीम की बात करूं, तो बीम जो होता है वो क्या होता है कि नॉर्मल, जैसे ये कॉलम है, ये 2 कॉलम्स है, तो इनके ऊपर जो होता है इस तरह का जो होता है बीम आता है। फिर इसके ऊपर हमारी इस तरह की स्लैब आती है जो बीम के ऊपर सपोर्ट करती है, और ये हमारा नया फ्लोर जो होता है, एक तरह से नया फ्लोर, या फिर कह सकते हो कि ये रूफ या कुछ फ्लोर का काम करती है, ठीक है। तो डेड लोड्स की बात कर रहे थे हम, इसको मैं एक बार रफ करता हूँ और डेड लोड्स को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो डेड लोड की बात करें, तो डेड लोड जो होता है आर द वेट ऑफ ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर फिक्स्ड कंपोनेंट। फिक्स्ड कंपोनेंट का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स जो आपकी बिल्डिंग में फिक्स है। क्या आप मुझे ये बताओ कि आप क्या कॉलम जो आपने कहीं पे आपने अपने घर में देखा है, कभी आपने देखा है कि आपको कॉलम किसी ने तोड़ के दूसरी जगह पे कॉलम फिक्स कर दिया हो? या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी जो सीलिंग, जो ऊपर की जो छत है, वो आपने तोड़ के बिल्कुल दूसरी सीलिंग जो है बिना किसी पर्पज के जो है कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं भी लगा सकते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। जब आपका घर बिल्कुल तोड़ा जाता है तब ये सारी चीजें की जाती है कि आपको पूरा डिमोलिश करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तब आप कर सकते हो। बट आप डे टू डे जनरल लाइफ में तो नहीं देखते ना कि आपको बीम तोड़ दिया, आपने कॉलम तोड़ दिया, आपने ये सारी चीजें, ये सारी एक्चुअली में क्या होती है, सारी हमारे फिक्स जो होती है, ये हमारी फिक्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होती है। मतलब हम बात करें कि हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अभी दी थी कि हमारा किसी भी पर्पस के लिए, रहने के लिए, या फिर हम किसी भी अदर एक्टिविटी के लिए किसी बिल्डिंग या फिर किसी भी मतलब किसी भी तरह की बिल्डिंग को जो हम डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कॉलम हो गया, बीम हो गया, उसके ऊपर स्लैब हो गया, जो छत आप देख रहे हो ऊपर में, वो सारी चीजें जो होती है, इनका जो वेट होता है ना, इनका जो लोड होता है वो कांस्टेंट होता है। इनका लोड ना कभी कम होता है ना ज्यादा होता है, एक बराबर लोड होता है, तो इनको डेड लोड कहा जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट और स्टैटिक लोड। ये जो लोड कहलाते हैं हमारे परमानेंट और स्टैटिक लोड कहलाते हैं, एज दे रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर टाइम। तो ये एक लंबे समय तक कांस्टेंट रहते हैं। लंबे समय इन द सेंस कि मैं अगर कहूँ कि मान लो 100 साल हो गए, मुझे इस घर को अब डिमोलिश करना है, मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, सारी लोड जितने भी मेरा स्ट्रक्चर है उसको सबको तोड़ दूंगा, मैं कॉलम बीम्स वगैरह सबको तोड़ूंगा मैं। फिर उसके बाद मैं दोबारा कॉलम बीम्स वगैरह बनाऊंगा, मैं थोड़ा अच्छा डिजाइन दूंगा, सब कुछ अच्छा करूंगा, और थोड़ा इस बार चेंजेस भी कर सकता हूँ मैं स्ट्रक्चर में। तब मेरा लोड जो है चेंज हो गया। अब मेरा जो कॉलम बीम्स वगैरह का जो लोड है, डेड लोड जो है, हो सकता है अब ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। जब आप अपने पूरे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिमोलिश करके जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो, तब आपका डेड लोड चेंज हो जाता है। तो ये वाली चीज यहाँ पे काम करती है। ये वाला जो लाइन लिखी गई है, तो ये यहाँ पे रिलेट कर सकती है, एज दे रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर टाइम। मतलब ये जो है एकदम रिलेटिवली कांस्टेंट रहते हैं लंबे समय तक। लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो, जब आप अपनी बिल्डिंग को खत्म करो, बिल्कुल डिमोलिश कर दो, अब नया कंस्ट्रक्शन करो, तब आप इसको चेंज कर सकते हो। तो होपफुली डेड लोड क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हाँ
इज इट क्लियर? क्लियर हो गया। यस सर। हाँ सर, ओके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज लाइव लोड। तो देखिए लाइव लोड क्या होता है, अभी तो हमने बात कर ली कि हमारे बिल्डिंग के अंदर जो बिल्कुल डेड कंपोनेंट्स ना ऐसे हो गए, ऐसे समझ लो इसको कि बिल्कुल उनके अंदर कोई लाइफ ही नहीं है, वो मूव ही नहीं कर सकते। तो अपनी बिल्डिंग में ऐसी वो चीजें देख लो जो बिल्कुल डेड है। अब ये मत सोचने लग जाना कि यार मेरा फर्नीचर तो 10 साल से यही पड़ा हुआ है तो मेरा फर्नीचर डेड है। क्या आप फर्नीचर को जब चाहो तो फर्नीचर को हिला डुला सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो, राइट? मैं इस पॉइंट पे गलत तो नहीं हूँ कि मैं अपने फर्नीचर को अगर एक जगह जहां फिक्स कर दूं, मेरा फर्नीचर लाइफ टाइम के लिए वहीं पे फिक्स हो जाएगा, मैं उसको हटा ही नहीं सकता। क्या ऐसा होता है आपके घरों में? क्या ऐसा होता है किसी के घरों में कि आपने फर्नीचर जहां लगा दिया वो फर्नीचर वहीं रहने वाला है? बताओ। नहीं होता होगा ऑब्वियसली। हाँ, तो ये जो होते हैं ना हमारे, ये हमारे होते हैं लाइव लोड्स। तो लाइव लोड्स का मतलब होता है ऐसे लोड, रेफर्स टू लोड दैट डू और चेंज ओवर टाइम। तो ये ऐसे लोड होते हैं जिनको हम चेंज करते रहते हैं, जिनको हम बदलते रहते हैं। तो इनमें सबसे जो मेन एग्जांपल आता है वो हम ह्यूमंस का आता है। हम ह्यूमंस जो, अब देखो किसी भी चीज के ऊपर अगर आप कुछ भी डालते हो, इमेजिन करो कि आप एक घर के अंदर रह रहे हो, आप उस घर का तो लोड हुआ ही हुआ। मैं अगर कहूँ कि एक जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, हम एक बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं, हम एक्चुअल लोड्स के ऊपर नहीं जाते। मैं लेट सपोज कि मैं एक लोड को कंसीडर करता हूँ कि मेरा एक जो लोड है वो 20 किलो न्यूटन का लोड है कुछ, ठीक है। मैं उसके ऊपर कुछ लोड, मेरा एक घर का है 20 किलो न्यूटन का, पूरे घर का मेरा लोड है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इस घर के अंदर जाता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरे जाने से उस घर का लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं उस घर के फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ, लेट सपोज कि आप एक तराजू के ऊपर खड़े हो जाते हो, तराजू का कुछ अपना एक लोड है, मान लो कि तराजू का अपना कुछ जो है 100 ग्राम्स का कुछ उसका कुछ है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हो तो आपका 65 kg तो उसमें ऐड हो गया, तो उसका लोड तो इंक्रीज हुआ ना। तो ऐसे ही होता है घरों के केसेस में, जब आप घर को एक डेड लोड समझ रहे हो, आपके सारे कंपोनेंट्स डेड लोड है घर के अंदर मेजरली, तो आप जब उसमें जाते हो, आप उसके अंदर वॉक करते हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, सेकंड फ्लोर पे जाते हो, तो आप भी तो एक लोड हुए। आप मूव कर रहे हो घर के अंदर, लेकिन आप भी तो एक लोड हो ना। आप फर्नीचर डालते हो, आप टीवी लाते हो नए, आप सोफा लाते हो, आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाते हो, आप उसमें बहुत सारी जो अपने फैसिलिटी जो कहते हैं मेजर जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमें, वो सारी चीजें हम वहां पे अब लगाते हैं, बेड लगाते हैं, हम उसमें टेबल्स लगाते हैं, चेयर्स लगाते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं। बट कुछ चीजें तो हमारी कांस्टेंट फिक्स होती है कि हमारा स्टेयर केस है, स्टेयर केस हमने बनाया हुआ है, हमने वो स्टेयर केस बना रखा है तो हमारा फिक्स है, हमारा कॉलम है तो कॉलम फिक्स है, बीम है तो बीम फिक्स है, रूफ है तो रूफ फिक्स है। तो ये हमारे ऐसे लोड हो गए जो हमारे डेड लोड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। बट आप अपने आप को, तो आप मान लो आप घर से बाहर निकलते हो तब तो आपके घर का लोड कम हो गया ना। मैं अगर कहूँ कि मैं तराजू ये है, ये वेट करने वाला 100 ग्राम का है, इसका कुछ लोड, मैं 65 kg मैं अपना ऐड कर दूं इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर से हट जाता हूँ तो इसके लोड तो फिर उसके बाद 100 ग्राम ही हो गया ना। 65 kg तो मैंने रिमूव कर लिया अपने आप को। तो सिमिलरली घरों का भी होता है कि आप जब घर के अंदर रह रहे हो तो आपका लोड उसमें काउंट हो रहा है, आप घर में नहीं हो तो आपका लोड नहीं काउंट हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें हमारी बहुत सारी चीजें आती है, फर्नीचर्स आता है, आपका फ्रिज आ गया, आपने जितनी भी सारी चीजें घर के अंदर लगाई हुई है ना, तो वो सारी आपकी लाइव लोड्स में आ जाती है, जिनको आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो टीवी को जब मन करे आप हटा सकते हो, जब मन करे आप लगा सकते हो। आप फर्नीचर जब चाहे, इन चेयर्स को चाहो तो आप इन चेयर्स को यहाँ रख सकते हो, यहाँ रखना चाहो यहाँ रख सकते हो, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना चाहो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाओ, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीजें तो आपकी फिक्स है तो उनको डेड लोड कहा जाएगा। आपके बिल्डिंग में ऐसी चीजें जिनको आप मूव कर सकते हो, इंक्लूडिंग यू गाइस, आप अपने आप को भी मूव कर सकते हो, अपने पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, वो सारे आपके लाइव लोड में आएंगे। जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना रूम के अंदर, ये सारी चीजें, ये गर्ल आपको दिखाई दे रही है, ये जितने भी हैं, आप इवन अपनी घर के अंदर जो आप गाड़ियां पार्क करते हो ना, कार पार्क करते हो, तो जस्ट सपोज कि आपने कार पार्क किया सुबह के टाइम, आप उसको शाम के टाइम पे निकाल लेते हो कार को, तो आपने कार हटा दी वहां से, तो आपका लोड जो है चेंज हो गया। तो वो सारी चीजें जो होती है ना, पीपल एंड फर्नीचर रिजल्ट्स इन लाइव लोड। तो इसके अलावा ये आपको एग्जांपल दिया गया है कि पीपल और फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर जो आपको लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे आपके लाइव लोड में आएंगे। तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया डेड लोड और लाइव लोड के बीच में, होपफुली हो गया होगा आई थिंक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभी ये दो लोड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि डेड लोड और लाइव लोड के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और इवन आप बी आर्क में जाओगे तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर
इवन थ्रू आउट योर बीआर का आप ये चीज पढ़ने वाले हो, आप ये चीज को कंसिडर करोगे कि आपके बिल्डिंग का लोड कितना रहना चाहिए, उसमें डेड लोड लाइव लोड क्या पड़ रहा है। तो क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज Yes. आंसर। यस सर। ओके, सिर्फ ठीक है। समीक्षा आपको, मेरे को देखो सब अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग ना इंटरेक्ट कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ मीटिंग्स खोल के बैठ गए हो, तो वो काम मत करना। देखो मेरी क्लास में तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ आप लोगों को, और मेरी क्लास मुझे लगता है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आप लोगों को देता हूँ, शो करता हूँ, बताता हूँ। तो इसको बिल्कुल बोरिंग वो मत करना, क्योंकि आपको भी मजा नहीं आएगा, फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो ये चीज कभी मत करना। और कुछ अगर लगे जिस टाइम पे बोर हो रहे हो या फिर कुछ हो तो बता देना, मैं क्लास उसी टाइम पे कैंसिल कर दूंगा, कुछ भी होगा कर दूंगा। ऐसा नहीं है, कई बार बोर होने लग जाते हैं, टाइम ज्यादा होता है, लग रहा होता है, तो बता सकते हो। बिल्कुल फ्रेंडली रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी अपने टाइम में अभी स्टूडेंट ही हूँ। बस ये है कि मेरा लेवल आप लोगों से थोड़ा सा 5-6 साल ऊपर का है, बट फिर भी हम स्टूडेंट्स ही, हम दोस्त ही हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। होपफुली डेड लाइव लोड क्लियर हो गया। विंड लोड की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो विंड लोड, अब ये मैंने बताए थे आपको ना, एक्सटर्नल जो लोड्स होते हैं ना, ये वो वाले लोड्स आ गए। अब हमने इंटरनल लोड्स की तो बात कर ली, हमने फिक्स्ड लोड की बात कर ली, हमने लाइव लोड की बात कर ली, डेड लाइव हो गया। तो वो हमारे जो है ना ऐसे लोड्स है जो इंटरनली लग रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल लोड हो गए, तो इनका तो कुछ पता नहीं है कि विंड कभी बहुत तेज बहने लगती है, कभी बहुत धीमी बहती है, तो लोड इसका जो है कम ज्यादा होता रहता है। कई बार आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि कहीं पे बहुत ज्यादा तूफान आता है, तो उसकी जो ऊपर की जो रूफ होती है ना, वही उड़ जाती है। तो ये किस वजह से होता है कि वो लोड जो होता है बियर ही नहीं कर पाती है। कई बार क्या होता है कि घर जो होता है कोलैप्स कर जाता है, अर्थक्वेक आता है। अब ये बताओ कि अर्थक्वेक आता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि यार यहाँ पे हमारे लोकेलिटी में क्या हुआ कि एक घर था वो ना टूट गया, उसकी मतलब सारे का सारा उसमें क्रैक्स आ गए। बट आपके घर में क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका घर जो होता है ये सारे फैक्टर्स पे बनाया जाता है कि आपके घर में अर्थक्वेक जो है रेजिस्टेंट बनाया जाए, कि इतना अगर अर्थक्वेक इतने रिक्टर स्केल का आए तो आपका घर को कोई डैमेज ना हो। बट सेम टाइम में कई घर ऐसे बनाए जाते हैं कई जगह पे, हम आर्किटेक्चर इसलिए करते हैं कि हम इन सारी चीजों को, फैक्टर्स को कंसीडर करके हम सेफ जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, लोगों को जो है सेफली जो है उनको एकोमोडेट करवा सके, और उनको एक सेफ जो है जोन दे सके, और एक अच्छा जो है लिविंग कंडीशन दे सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो हम इसीलिए आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसे घर इसलिए टूटते हैं ना, जो कम रेक्टर स्केल वाले भी जो अर्थक्वेक आते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि भाई किसी ने घर बनाया, नॉर्मल कुछ भी बना दिया, उसने कुछ कंसीडर किया नहीं। क्योंकि आर्किटेक्चर में क्या होता है, सारी चीजें आपको जो होती है अगर्स लगानी पड़ती है, बहुत सारे आपके बेसिक्स होते हैं, बहुत सारे आपके जनरल रूल्स होते हैं, थंब रूल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ता है। तो वहां पे कुछ ना इफ बट, आपको सारी चीजें बिल्कुल ऑन स्पॉट, सारी चीजें जो होती है ना आपकी चेक की जाती है। आपकी ड्राइंग्स जो होती है हायर अथॉरिटीज तक जाती है। वहां पे क्या होता है, वो चेक करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर क्या सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है। आपका स्ट्रक्चर फायर रेजिस्टेंट है, आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, आपका स्ट्रक्चर विंड पावर, जितने भी विंड जो लोड्स होता है उसको झेल सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें समझोगे। इन क्लासेस में ही मैं आपको इतनी चीजें क्लियर कर दूंगा, तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट सेकंड ईयर का ना बहुत अच्छा अभी से ही नॉलेज मिल जाएगा। बस ये रखना कि आप इनको जो है साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना, देखते रहना, तो आपको ये याद होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत बियॉन्ड लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपको नाटक इन सब में पूछे जाते हैं। बट ये है कि मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की ओर रिलेट करके चीजें बताऊंगा। मैं सिर्फ पढ़ा के आपको हटाऊंगा नहीं, कि सिर्फ पढ़ा दिया हटा दिया चलो नाटक एग्जाम हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। इस तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको कि आप इसको रिलेट करके आप अपना जो है सामने से चीजों को ऑब्जर्व करके समझ पाओ कि हाँ एग्जैक्टली जो आदर्श भैया ने मेरे को बताया था कि ऐसा होता है, तो एग्जैक्टली ये चीजें ऐसे हो रही हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट बात करते हैं विंड लोड्स के बारे में। बाकी बात करने के लिए तो हमारे पास पूरा का पूरा साल ही पड़ा हुआ है, आप लोग क्लास लोगे तो ऑब्वियसली बात चलती रहेगी। ठीक है, विंड लोड्स आ गया, तो विंड लोड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विंड स्पीड। तो देखो विंड लोड यहाँ पे नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि विंड से रिलेटेड होगा, कि विंड जो बह रही है तो उससे लेना देना होगा इसका, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है विंड। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं द हायर द स्पीड हायर द विंड लोड। तो ऑब्वियसली बात है, अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो विंड लोड ज्यादा पड़ेगा। आप अगर मान लो कि आपका वेट ज्यादा है तो आपका लोड भी ज्यादा होगा, आपका वेट कम है तो आपका लोड कम होगा। बहुत कॉमन सी चीज है।
ठीक है। सो विंड स्पीड ऑफ दैट एरिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर विंड लोड ऑन ए स्ट्रक्चर। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे एरियाज जो बिल्कुल समुद्री तट कोस्टल एरियाज के पास में होते हैं ना, तो वहां पे ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा कंसीडर की जाती है, क्योंकि वहां पे जो हवाएं चलती है ना वो समुद्र किनारों में बहुत ज्यादा तेज चलती है। उनकी इंटेंसिटी जो होती है ना, नॉर्मल जो हमारे घरों के आसपास हवा चलती है, तो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा तेज होती है। तो वहां पे ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप स्ट्रक्चर को इस तरह, वहां पे आप ज्यादा देखोगे जब कुछ इस तरह की वहां पे सुनामी उनामी कुछ ऐसी आती है ना, तो आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि भाई साहब सारी चीजें उड़ रही हैं, घरों की छतें उड़ रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें उड़ती हुई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इवन जो लोग होते हैं ना वो ग्रिल्स वगैरह को, रेलिंग्स वगैरह को पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई हम इतनी स्पीड में हम ना उड़ जाए, क्योंकि वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं ऐसी जगहों पे। तो वहां पे इन सब चीजों को ध्यान रखना जाता है। खैर ध्यान रखने वाली चीज तो ये हर स्ट्रक्चर में होती है कि विंड का कुछ नहीं पता, आंधी तूफान हर जगह पे आता है। आंधी तूफान रेगिस्तान में भी आता है, आंधी तूफान जो है बर्फीले इलाकों में भी आता है। तो ये बहुत कॉमन सा नेचुरल वो है, फिनोमेना है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, हमें अपने स्ट्रक्चर को भी तैयार करना पड़ता है। ह्यूमन कंफर्ट जितना जरूरी है ना, उतना ही कंफर्ट आपको स्ट्रक्चर को भी देना पड़ता है, कि आपका स्ट्रक्चर भी कंफर्टेबल हो आपके साथ। क्योंकि आप अपने पे तो ध्यान दे लेते हो कि चलो भाई ठंड है तो मैं एक काम करता हूँ, 4 स्वेटर पहन लेता हूँ, 2 स्वेटर पहन लेता हूँ, एक जैकेट ये वो, तो अपना मेरा चल गया काम। बट आप अपने स्ट्रक्चर को भी तो बचाओ ना, आप स्ट्रक्चर को भी तो ये देखो कि भाई हवा चल रही है तो आपका स्ट्रक्चर भी तो हवा को झेल सके ना। आप अपने आप को झेलने के लिए तो ठीक है, आपने 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा पहन लिए, ठंड लग रही है तो हो गया, बट आपका स्ट्रक्चर भी तो वो एक तरह से वैसे ही वर्क कर रहा है ना, आपको कंफर्ट दे रहा है, तो आपका बॉडी भी आपको कंफर्ट दे रहा है, तो आप उसको ट्रीट करते हो अच्छे से, तो आपको सेम टाइम पे अपने स्ट्रक्चर को भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं विंड डायरेक्शन, देखो जैसे ये लोड यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये लोड इस तरह से पड़ रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक संक्शन प्रेशर आता है, तो संक्शन प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक जनरल टर्म है, इसको याद रखना या फिर लिख सकते हो कहीं पे। मैं अपनी क्लास में बेसिकली बच्चों को यही कहता हूँ कि एक नोटबुक लेके रखा करो, कि मैं कुछ ना एडिशनल चीजें, ऐसी चीजें बताता हूँ जो यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं होती है, इन पीडीएफ में मेंशन नहीं होती है। तो वो थॉट जब डायरेक्टली हिट करता है ना मेरे को, तो मैं बता देता हूँ। कई बार मुझे याद आ जाएगा तो मैं सामने से बता दूंगा, कई बार नहीं आएगा तो बाद में बता दूंगा, बट ये चीजें लिखी नहीं होती है, ये जनरल होती है। ठीक है। संक्शन प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है परपेंडिकुलर होता है विंड स्पीड के। मतलब विंड जिस डायरेक्शन से चल रही है, मान लो आपका विंड जो है ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, बट आपका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका स्ट्रक्चर जो है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वर्टिकल है। तो इससे जो आपका ये जो लोड क्रिएट होता है इसको संक्शन प्रेशर कहा जाता है। यानी आप मान लो कि एक आपने यहाँ पे अपना ना हाथ रखा हुआ है, 1 मिनट, सॉरी, मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे ना अपने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है और मैं यहाँ से जो है हवा चलाऊं, मैं यहाँ पे फैन ऑन कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो विंड जो होगा ना वो पास नहीं कर सकता इसको। विंड जो टकरा के जो है ना, यहाँ पे जब टकराएगा तो इस तरह से परपेंडिकुलर इसका वो बनेगा, और इसकी जो हवाएं जाएंगी ना वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, परपेंडिकुलर वे में जाएगी। तो बैक टू द स्लाइड। ये तो इससे जो प्रेशर क्रिएट होता है इसको संक्शन प्रेशर कहा जाता है। तो होपफुली आपको पॉजिटिव प्रेशर समझ में आओगे। पॉजिटिव प्रेशर वो होता है जब आपका नॉर्मल जो पॉजिटिव विंड की डायरेक्शन में चल रहा हो, बट इसमें क्या है कि संक्शन प्रेशर में जो आपका वर्टिकली जब हिट करता है ना, तो आपका उससे जो होता है इस तरह से जो है परपेंडिकुलर जो होता है विंड का जो है प्रेशर जो है क्रिएट होता है, तो इसको संक्शन प्रेशर कहा जाता है। तो विंड लोड क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे बढ़े? यस सर। ओके। बाकी आप और किसी को नहीं क्लियर हुआ? शिफा और समीक्षा वगैरह? क्लियर सर। ओके क्लियर ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्नो लोड। देखो स्नो लोड वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में भी स्नो लोड का फैक्टर काउंट करता हो। स्नो लोड ऐसे जरूरी थोड़ी है। अब स्नो जब आपके एरिया में पड़ ही नहीं रही तो आपके एरिया में स्नो लोड का कैसे नाम कैसे आ जाएगा? स्नो लोड बेसिकली उन जगहों के लिए कंसिडर किया जाता है जहां पे स्नोफॉल होती है। तो स्नो लोड को भी एक बार देख लेते हैं। स्नो लोड इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ए बिल्डिंग रूफ बाय द वेट ऑफ accumulated snow and ice. The roof of the entire structure can fail if the snow load exceeds the weight of the building was designed to shoulder. ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। लेट सपोज कि मैं जम्मू कश्मीर वाले एरिया में रहता हूँ। मेरा घर ना कुछ इस तरह से, मेरी बिल्डिंग ये है, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे 3-4 फ्लोर है, 3-4 स्टोरी है ये बिल्डिंग। तो ये है। अब ये मेरा यहाँ पे ना टेरेस आ गया, ये मेरी छत है ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्नो पड़ रही है, मान लो ये स्नो पड़ रही है। तो अब मैं अगर ऊपर से देखूं, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक चिड़िया उड़ रही है, तो उसको क्या दिखाई दे रहा होगा? मैं वो थोड़ा सा व्यू आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारी छत दिखाई दे रही है ऊपर से, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा स्नो है इस टाइम पे,
पूरा स्नो ही स्नो है, बहुत पूरे छत पे स्नो ही स्नो है। तब इस केस में क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये वाला केस देखो, एक ये वाला केस है जब हमारा घर कुछ इस तरह से है, लाइक आप झोपड़ी बनाते आ रहे हो बचपन से, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं कि हमने ड्राइंग आज तक किया है तो हमने ऐसे ही किया है। बट आर्किटेक्चर में आओगे तो आप डिफरेंट टाइप के बनाना शुरू कर दोगे, बट जनरल में तो हम आज तक ऐसे ही करते आए हैं, नर्सरी एलकेजी फर्स्ट सेकंड क्लासेस से। तो मैं उसको एक रफ वैसे ही बना के बता रहा हूँ आपको। तो इसमें मान लो स्नो पड़ रहा है, आपका स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। आपने नॉर्मली रेन के केस में भी देखा होगा, जब बारिश होती है ना आपके घरों पे, तो मान लो कि जब ये वाले हमारे घर होते हैं तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ना पाइप्स वगैरह लगा के रखते हैं, यहाँ पे कुछ हमारा वो होता है जो पानी जो होता है इसलिए हमारा निकल जाता है। बट क्या होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि स्नो लोड आपका तब बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है जब आपका घर जो होता है आपका बिल्कुल फ्लैट रूफ्स होते हैं। रूफ जो होते हैं ना बहुत तरह के होते हैं, तो रूफ्स वाली क्लास भी आगे होगी, तो रूफ वाले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ कैसे बनाए जाते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, कैसे यूज किए जाते हैं। तो ये वाले जो रूफ्स होते हैं ना ये हमारे स्लैंटेड होते हैं, और ये इसको हम पिच्ड रूफ कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो कभी तो इसको पिच्ड रूफ कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है फ्लैट रूफ, जो मैंने ये सिंपल अभी बनाया है, जो ये बिल्डिंग मैंने बनाई। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप वैसे एरिया में जाते हो, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि ऐसे वाले घर आपको ज्यादा दिखाई देते होंगे इंस्टेड ऑफ कि ये वाले घर दिखाई दे रहे हो। बट आप नॉर्मल स्टेट्स दिल्ली एनसीआर वगैरह में चले जाओ, या फिर हरियाणा पंजाब वगैरह में चले जाओ, तो आपको ऐसे वाले ही घर दिखाई देंगे, ये वाले फ्लैट एकदम बिल्कुल इस तरह के बिल्डिंग्स दिखाई देगी। बट जनरली आपको जब वैसे एरियाज में जाते हो जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो वहाँ पे इस तरह के घर बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपका पानी या फिर जो बर्फ का जो सारा जो लोड पड़ रहा है जो है यहाँ से जो है अब देखो मैं अगर ऐसा घर बना दूंगा ना, तो इससे क्या होगा कि मेरे सारी जो बर्फ होगी वो मेरी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, और वो बर्फ जो ऊपर इकट्ठी होगी, यहाँ पे जो सारी की सारी बर्फ इकट्ठी होगी ना, तो मेरे ऊपर जो रूफ का जो लोड होगा ना, टेरेस का जो लोड होगा ऊपर में बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो लोड इतना ज्यादा बढ़ सकता है कई बार कि वो मेरा स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि मान लो आप किसी चीज के ऊपर खड़े हो रखे हो, ठीक है, आप नॉर्मल खड़े हुए उसके ऊपर, या आप किसी लेट सपोज कि आपने एक चीज के ऊपर ना पानी डालना शुरू किया, आपने एक पेपर लिया, ठीक है, आप एक जस्ट एक पेपर का एग्जांपल लो, और इसको ऐसे समझो कि एक पेपर लिया आपने, थोड़ा सा पॉलिथीन वाला पेपर है जो आपका इजीली गीला नहीं होगा, पॉलिथीन के ऊपर कवरिंग है। तो आपने वो पेपर लिया, तो आपने इसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। पानी डालते रहे तो इसके ऊपर क्या हुआ, एक टाइम बाद ना पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये जो है इस तरह से बेंड कर जाएगा आपका, ठीक है। इसमें पानी सारे का सारा स्टोर हो जाएगा, और एक टाइम पे ये क्या होगा, ये फट भी सकता है आपका पेपर। बट सेम टाइम में अगर मैं बात करूं, मैंने पेपर को जो है फोल्ड करके ऐसे रख दिया, तो इसमें क्या होगा कि पानी जब आपका गिरेगा ना सारा का सारा, तो वो ऐसे डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ जाता जाएगा, पानी ऊपर टिकेगा ही नहीं कुछ भी। तो स्नो लोड वाला फैक्टर ऐसी जगहों पे काम करता है कि आपको स्नो लोड को कंसीडर करके अपने घरों को इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है ताकि आपका स्नो जो है ऊपर टिके नहीं और सारा स्नो जो है फॉल डाउन हो जाए, और वो स्नो की वजह से लोड आपका घर के ऊपर ज्यादा बढ़े ना। बट अगर आप बेवकूफी ये करते हो कि आप ज्यादा स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, आपने और फ्लैट रूफ बना दिए, तो भैया फिर तो ये होने वाला है कि आपके घर के ऊपर बहुत ज्यादा पानी स्टोर होने वाला है, आपकी छत के ऊपर टंकी बनने वाली है, और टंकी बनने से आप पूरा स्विमिंग पूल बना लेना, और आपका छत पूरा खराब होने वाला है, बिल्डिंग पूरी खराब होने वाली है आपकी, सीलन आएगी, डैम्पनेस आएगी। और अगर आपने स्नो अगर आपके एरिया में पड़ती है तो स्नो पड़ेगी तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा बर्फ का पहाड़ बना हुआ है छत के ऊपर। तो वो चीजें कंसिडर की जाती है। तो स्नो लोड ये होता है कि सिंपल आप इसको समझो कि स्नो की वजह से जो लोड जनरेट होता है उसको सिंपल कहा जाता है स्नो लोड। तो कोई प्रॉब्लम, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। The roof of the entire structure can fail if the snow load exceed the weight of the building was designed to shoulder। तो पता चल रहा है कि बिल्डिंग तो हमने डिजाइन की थी कि नॉर्मल फ्लैट रूफ था, ऐसा कुछ रूफ था, बट पता चला कि स्नो इतनी ज्यादा यहाँ पे पड़ गई इसके ऊपर कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही जो है कोलैप्स कर गया। तो इस तरह से आपको डिजाइन करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम अगर ऐसा रूफ बना दे तो इस रूफ पे स्नो तो टिकने वाली नहीं है, सारी की सारी स्नो तो ऐसे करके जो है ऐसे गिर जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये स्नो जो है फिसलते हुए सारी की सारी नीचे आ जाएगी। बट इनकेस अगर कुछ रह भी जाती है तो ऊपर जाओ और वो सारा स्नो को जो है नीचे की तरफ आप गिरा दो। तो स्नो लोड क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम स्नो लोड से? नो सर, सब क्लियर है। ओके गुड। अब आता है अर्थक्वेक और सिस्मिक लोड। तो ये देखो ये बहुत ना जनरल सी टर्म है, ये आप सुनते हुए आ रहे होगे कि मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि पता चलता है आपके एरिया में कि भाई हमारी बिल्डिंग तो सेफ रह गई, और पता चला कि एक दूसरे वाले पता नहीं किसका घर जो है वो गिर गया और 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसे न्यूज में बहुत कॉमन से हो गए हैं आने आने, ठीक है। तो ये तब होता है जब आप किसी ठेकेदार से घर बनवाते हो या फिर किसी ऐसे अरे गहरे से बनवा लेते हो जिसको कुछ आइडिया नहीं होता, वो ऐसे ही बना देता है, पता चलता है जब
थोड़ा सा अर्थक्वेक का जो थोड़ा सी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो पता चला कि आपके छतों के ऊपर दरारें आ गई, आपका कॉलम जो है कोलैप्स कर गया, आपकी बीम टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, छत ऊपर से गिर गई। तो ये चीज सारी चीजें आती है, फैक्टर्स आता है। तो अर्थक्वेक और सिस्मिक लोड वो लोड होता है जो अर्थक्वेक जो हमारी जो अर्थ के नीचे जो जितनी भी वाइब्रेशन जो एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से लोड जनरेट होता है, उसको अर्थक्वेक लोड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, तो सिस्मिक लोड ऑन द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम जब अर्थक्वेक वगैरह का जो फिनोमेना होता है, तो इसमें जो भी ये ग्राउंड एक्सेलरेशन वगैरह होती है, जो ये रिजल्ट फ्रॉम इनर्शिया जो फोर्सेस जो लगती है, तो उसकी वजह से जो लोड जनरेट होता है, जो लोड हमारा जो लगता है, तो उसको हम अर्थक्वेक लोड कहते हैं। जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड हमारा जिस तरह की अप्लाई होती है, तो उसको अर्थक्वेक लोड में कंसिडर किया जाता है। तो आपका बिल्डिंग इतना ज्यादा सफिशिएंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अर्थक्वेक लोड को इजीली जो है रेजिस्ट कर सके, कि अर्थक्वेक के टाइम पे आपका बिल्डिंग जो है इस तरह से कोलैप्स ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इन बिल्डिंग व्हेन टेकन एट इट्स बेस। तो जब आप बिल्डिंग को जब क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग अगर स्टेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आ रहा है कि आपकी जब बिल्डिंग स्टेबल है, तो आपका अर्थक्वेक से जो भी यहाँ पे जो भी इस तरह की जो जनरेट होगा ना सारा का सारा, तो उसमें क्या होगा कि आपका बिल्डिंग जो है स्टेबल ही रहेगा, आपका बिल्डिंग हिलेगा नहीं। बट इस केस में क्या होगा कि जब आपकी बिल्डिंग जो है स्टेबल नहीं है, उस केस में क्या है कि इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इन बिल्डिंग, ये फोर्स लगेगा, अर्थक्वेक का जो लोड आएगा, तो उससे आपकी बिल्डिंग जो है इस तरह से जो है कोलैप्स हो सकती है, और आपकी बिल्डिंग इस तरह से शेकन हो सकती है। तो आपकी बिल्डिंग में जो इस तरह के दरारें और इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी आप इसमें कोलैप्स देख सकते हो। तो ये आपका वो है कि जब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो आपकी बिल्डिंग है वो है, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट की बात करूं तो वो आपकी एक बिल्डिंग है, ये आपकी नॉन रेजिस्टेंट है, जो आपको रेजिस्ट कर नहीं सकती अर्थक्वेक से। तो आपकी फिर ये कंडीशन होने वाली है। तो बेटर है कि बीइंग एज एन आर्किटेक्ट आप इस तरह से बिल्डिंग डिजाइन करो जो आपका बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो ऑल टाइप 5 टाइप्स ऑफ लोड मस्ट बी क्लियर्ड, आई थिंक। इज इट? Yes, Yes, sir. everyone? ओके, थैंक यू इंटरेक्ट करने के लिए। शिल्पी, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हो, अभी तक आपको जो भी हुआ क्लियर हुआ है? शिल्पी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है, इंटरेक्ट किया, अच्छा लगा आपने भी। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, ये एक ना सेक्शनल व्यू है। सेक्शन अब क्या होता है? सेक्शन थोड़ा सा मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, आइडिया देता हूँ सेक्शन के बारे में। पढ़ने वाले सेक्शन तो बहुत बड़ा, आर्किटेक्चर में ना दो चार चीजें ही बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको बहुत ना काम आती है। प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और व्यू। ये चार चीजें अगर आपने इनके ऊपर बहुत अच्छा काम कर लिया ना, तो ये चारों चीजें ही आपकी लाइफ टाइम तक चलने वाली है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ने वाले हो, पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें, बट थ्रू आउट द लाइफ इन ईच टर्म्स को ना पढ़ने वाले हो, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एंड व्यू। तो ये सेक्शन बेसिकली होता क्या है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो, आप घर में एक एप्पल लाते हो, ठीक है, इस तरह का कुछ एप्पल है आपका। आप एक एप्पल लाते हो, ये आपने एप्पल रखा है यहाँ पे। आप कहते हो अपनी मम्मी को कि मम्मी एक काम करो, एप्पल को ना कट कर दो। एप्पल को जब आप कट करते हो ना, तो आप इस तरह से देखते हो कि यहाँ पे ना बीज वगैरह होता है। तो क्या कहते हैं एक्चुअली, वो उसे कहते हैं सेक्शन। ये मैं बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रहा, आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेक्शन कहाँ किसे जाता है। आप क्या करो कि एक जैसे एक बिस्किट है, ठीक है, आप एक मतलब एक समझो कि ये बिस्किट है आपके पास। आप इसको ऐसे कट कर दो, तो आपको बिस्किट कट करने के बाद जब आप हटाओगे, इतना इस पोर्शन को हटा दोगे बिल्कुल, तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा सामने से? अगर मैं बात करूँ कि मेरे को ये बिस्किट ऐसे दिखाई दे रही है, तो अगर मैं बात करूँ क्रीम वाली बिस्किट है, तो मेरे को पता है क्रीम वाली बिस्किट में क्या दिखाई देगी। मेरे पास एक बिस्किट की लेयर होगी, बीच में एक क्रीम होगी मेरी बहुत सारी, ठीक है, और बीच में क्रीम होने के बाद फिर एक बिस्किट की लेयर आएगी। ऐसा ही कुछ होता है, कभी नोटिस किया है? अगर बिस्किट को कभी कट कर रहे हो, खा रहे हो, तो ऐसे देखते हो तो ऐसा कुछ दिखाई देता है? बताओ, आना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं बहुत जल्दी, मैं आपको डे टू डे लाइफ में जो चीजें आप देखते हो करते हो ना, वही चीजें पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस सेब को जब कट करते हो आधे हिस्से से, तो वो उसका सेक्शन व्यू होता है। सेक्शन व्यू इन द सेंस होता है कि आप किसी चीज को कट कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर की चीजें पता चल रही है कि उसके अंदर क्या है एक्चुअल में, क्या मटेरियल्स है उसके अंदर, किस चीज से मिलके बनी है वो चीज, उसके अंदर क्या जो है ना, वो कितना ज्यादा डेंस है, उसके अंदर क्या मटेरियल्स है, क्या वॉल्यूम है उसका। तो एक्चुअल में सेक्शन वही होता है। अब ये बिल्डिंग अगर आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो, तो इस बिल्डिंग को क्या किया गया होगा
ये बिल्डिंग ना आगे यहाँ तक कंटिन्यू होगी। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये बिल्डिंग आ रही होगी कुछ, यहाँ पे कुछ ये बिल्डिंग आ रही होगी और इस बिल्डिंग को क्या किया गया है कि इस बिल्डिंग को आधे से ना काट दिया गया। इस बिल्डिंग को आधे से काट दिया गया है, मतलब अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ तो ये कुछ इस तरह की बिल्डिंग होगी। इसको यहाँ से काट दिया गया, इस पोर्शन को हटा दिया गया हमारे सामने से। हम इस पोर्शन को सामने से ऐसे देख रहे हैं। ये वाले पोर्शन को सामने से ऐसे देख रहे हैं। तो हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक रूम होगा यहाँ पे, एक रूम ये, एक रूम ये, एक ये यहाँ पे हॉल है कुछ, यहाँ पे एक ये रूम है। तो हमें तो आपको सेव ऐसे ही तो कुछ दिखाई दे रहा है। आपने एक बिस्किट को आधे हिस्से से काट दिया, तो बिस्किट आपकी ऐसे दिखाई दे रही है। तो घरों को सेक्शन में हमने जब इसको काटा तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। हम सेक्शन काटते ही इसी चीज़ के लिए ताकि हमें चीज़ों का डिटेल पता लग सके, हमें चीज़ें पता लग सके कि एक्चुअली उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो सेक्शन होपफुली क्लियर हुआ होगा बट मैं फिर भी अभी इसको समझाता हूँ थोड़ा-सा। तो सेक्शनल व्यू ऑफ बिल्डिंग शोइंग बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि एक फ़ोन जब आप लेते हो, फ़ोन में आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़ोन के अंदर उसका बैक कवर होता है, फ़ोन के अंदर फ्रंट कैमरा होता है, फ्रंट फ्लैश होता है, बैक कैमरा होता है, बैक फ्लैश होता है, मदरबोर्ड होता है, बैटरी होती है, पता नहीं क्या है एक्सेट्रा बहुत सारे जैक्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, व्हाटएवर जो भी इतनी सारी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली बिल्डिंग के अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी बिल्डिंग के अंदर रूफ होती है, छत होती है, वॉल होती है, फर्स्ट फ्लोर होता है, पैरापेट रेलिंग होता है। पैरापेट का मतलब होता है जो आप रेलिंग वगैरह जो आपने देखा होगा कि आप अगर बालकनी में गिर जाओ और सामने आप देखते हो तो उसको पैरापेट वॉल कहा जाता है। टेरेस होती है, फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, स्टेयर्स होता है, फाउंडेशन, ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ लेवल, विंडो, डोर, कॉलम, बिल्डिंग फिनिशेस, सीलिंग, बिल्डिंग सर्विसेज। ये सारे आपके जो होते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, बिल्डिंग के हिस्से होते हैं क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ें तो मिलके एक बिल्डिंग बनती है ना। एक बिल्डिंग आप बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप एक दीवार ही बनाते हो और पूरी बिल्डिंग बन जाती है। दीवार के साथ आप उसमें कॉलम बनाते हो, आप उसमें बीम्स बनाते हो, आप उसमें रूफ्स बनाते हो, आप उसके अंदर सीलिंग्स बनाते हो, आप मतलब स्लैब्स में तो ऑलरेडी वो आ ही जाती है। आप डोर लगाते हो, विंडो लगाते हो। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें जब हम मिला के बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ओके, बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्लियर हुआ? इन सब के ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। बिल्डिंग नाटा अगर आप देने वाले हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 5 से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन ना मिनिमम इस टॉपिक के ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली है। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको कि इतनी चीज़ें मैं आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स में करवा दूँगा। इस टॉपिक के जो है ना 3 पीडीएफ है। इस टॉपिक के 3 पीडीएफ हमने डिवाइड किए हुए हैं। इतना मतलब लंबा टॉपिक है और इतना ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है कि आपको इतना मज़ा आएगा इसको करते हुए कि आप घर में एक-एक चीज़ पहचान जाओगे कि सर ने मेरे को ये बताया, अच्छा ये मेरे घर में इसको ये कहते हैं, मेरे घर में इसको यूँ कहते हैं। सो बात कर लेते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। हमने यहाँ पे ना बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे हैं। तो अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? इनको ना क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, इनको 2 ग्रुप्स में किया गया है क्लासिफिकेशन। मतलब कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो है ना, ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है? ये ग्रुप्स की बात करेंगे, फिर इन दोनों ग्रुप्स में ना बहुत सारे ये कंपोनेंट्स आ रखे हैं। ये सारे कंपोनेंट्स इसमें भी आएँगे, उसमें भी आएँगे, मतलब कि मान लो कि 50 कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 50 कंपोनेंट्स हैं, तो 2 हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि 10 कंपोनेंट इस वाले ग्रुप में आ रहे हैं और 40 तो बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक हमारा सब स्ट्रक्चर होता है। देखो, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर बहुत बेसिक से मैं टर्म्स में बता देता हूँ कि आपके बिल्डिंग का जो बेसिकली आप एक बिल्डिंग देखते हो ना, आप जिस घर में रहते हो, तो आपके जो ग्राउंड जो आपका फ्लोर होता है ना, जहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर यानी जो घर के अंदर जहाँ पे एंटर करते हो, आपके जैसे मान लो कि ये बिल्डिंग है, ठीक है? आप यहाँ पे एंटर किए, या आप रोड से आए, आपने एंटर किया, या आप घर के अंदर पहुँच गए हो, आपका फर्स्ट फ्लोर है या आपका सेकंड फ्लोर है, ठीक है? तो इसके नीचे का जितना पोर्शन होगा ना, आपकी बिल्डिंग जो नीचे है ग्राउंड के, क्योंकि ग्राउंड के नीचे ऑब्वियसली हमारी बिल्डिंग होती है क्योंकि फाउंडेशन डलता है। किसी भी चीज़ की नींव होती है फाउंडेशन, जिसको हम नॉर्मली फाउंडेशन कहते हैं, तो फाउंडेशन हमारी बिल्डिंग में भी होती है और हर जगह फाउंडेशन काम करती है। फाउंडेशन का काम होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, आपकी बिल्डिंग में जितना सारा लोड लग रहा है ना, उस सब लोडों को जो है ट्रांसमिट करना और आपकी जो है अर्थ के अंदर जो है, मतलब नीचे जो ज़मीन के अंदर है उसको जो है उसका लोड कहीं न कहीं तो डालना पड़ेगा ना, उसके लोड को कहीं न कहीं तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये होता है। तो आपकी बिल्डिंग का जितना भी पोर्शन होता है, जो आपका ग्राउंड फ्लोर से नीचे होता है ना, जो आप जहाँ पे चल रहे होते हो, जैसे मान लो आपका घर अभी ग्राउंड फ्लोर पे, आप में से कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे होगा, तो इमेजिन कर लो कि आपकी बिल्डिंग जितनी भी नीचे होगी ना ग्राउंड के, तो वो उस जहाँ पे आप जिस पोर्शन पे खड़े हो, वहाँ से लेके जो उसका जो लोअर पोर्शन होगा ना बिल्डिंग का, जहाँ तक वो जो बिल्कुल बिलो वाला पोर्शन होगा, वहाँ तक का सारा पोर्शन जो होता है, उसको कहा जाता है सब स्ट्रक्चर।
ठीक है, सबस्ट्रक्चर कहा जाता है। और आप जिस पोर्शन पे खड़े हो उससे लेके आपकी बिल्डिंग का जो छत है, जो टेरेस है, जो आपकी जहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ निकल रही है छत के ऊपर जो बनती है, यहाँ पे टंकी रखी हुई है ना, बिल्कुल वो वाला पोर्शन अगर मैं बात करूँ कि मेरी यहाँ पे टंकी रखी हुई है, तो इस वाले बेस पे रखी हुई है टंकी और यहाँ तक मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी कुछ बिल्डिंग है, तो यहाँ तक का जो पूरा का पूरा पोर्शन आएगा ना ये, इसको कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है? सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? वो सब क्लियर है। ओके, सो आई गेस आज के लिए इतना ही है। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर इसमें वही डिफाइन किया गया, चलो इसको भी फटाफट बता देता हूँ। सब स्ट्रक्चर इज द लोअर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, जो मैंने आपको बताया कि लोअर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके जो नीचे का जो सारा का सारा पोर्शन होता है, उसको सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो आपका सॉइल के अंदर होता है, जो मतलब मिट्टी के, जो आपका ज्यादा पोर्शन उसका मिट्टी के अंदर ही जाता है, जो ग्राउंड के नीचे, तो उसको सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। द मेन पार्ट्स ऑफ सब स्ट्रक्चर आर द फाउंडेशन एंड प्लिंथ बीम। तो ये जो होते हैं सब स्ट्रक्चर के हमारे दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फाउंडेशन एंड प्लिंथ बीम। ये तो हमारी सब स्ट्रक्चर हो गए। सुपर स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है, सुपर स्ट्रक्चर में इतनी चीजें आ जाती है कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, इतनी सारी चीजें होती है सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्राउंड है, ये मान लो सारी की सारी जो मिट्टी है। अभी देखो मेरी बिल्डिंग जो है ग्राउंड के कितना नीचे जा रखी है, ये मेरे फाउंडेशन है पूरा का पूरा। बट इतना पोर्शन जो है ना, ये पूरा जो पोर्शन है मेरा, ये सुपर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर है सारा का सारा जो बिल्डिंग का पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें, window, lintel, arches, floor, ceiling, beams, stairs, roof. Superstructure may be of one story or more. तो सुपर स्ट्रक्चर एक फ्लोर का भी हो सकता है, दो फ्लोर का भी हो सकता है, 10 फ्लोर का भी हो सकता है। कोई वो नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपका फ्लोर स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। तो वो जनरल रूल्स जो होते हैं एरिया के, उसके हिसाब से होता है कि हम कितना बिल्डिंग बड़ी, कितनी ऊंची बना सकते हैं और कितनी उसकी हाइट रख सकते हैं। जो भी है वो बात की चीजें, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। द सुपर स्ट्रक्चर मे बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स, मेनली लोड बेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। जो अगली, जो अब तो अगली क्लास तो खैर किसी और चीज की रहने वाली है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, जब कोर्स में, जब हम बैच में जब पढ़ेंगे, तो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो ये वाला आएगा। इसके जब बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, सभी जो जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना कि सुपर स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास जो कॉलम बीम, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक का सेल्फ, इसके अंदर ना 3 पीडीएफ है, और ये इतना लंबा जो पार्ट है वो आपका कवर अप हो जाता है जेई और नाटा के लिए। जेई में भी से 2-4 क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं, पूछे जाते हैं। और इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं कि इमेज आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है, डोर का इमेज दे दूं मैं और मैं पूछूं कि ये क्या है, तो आपको लिखना होगा कि ये, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डोर है। ठीक है, तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसी के साथ जो है हमारा पीडीएफ जो है यहाँ पे, और आज का जो क्लास जो है खत्म होती है। तो कुछ आपको डाउट है, कुछ है तो पूछ सकते हो फटाफट। मैं एक बार आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने डिजाइन नोट्स पढ़ा, जितने टाइप्स के नोट्स होते हैं हमने वो पढ़ा। 2 मेन ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, जिसमें कि हमने सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट बता दीजिए, क्लियर है तो सभी क्लियर बोल दीजिए, डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। क्लियर है सर। इज इट क्लियर? समीक्षा, शिफा, शिल्पी? यस सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपकी क्लास जो है ये वाली यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद आपका ड्राइंग की डेमो क्लास है, तो उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। ड्राइंग तो आपका जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 100 मार्क्स का वेटेज होता है, तो 100 मार्क्स में से ना 99 परसेंटाइल स्कोर करने वाला सारे का सारा चीज आपको करवाई जाएगी। 99 परसेंटाइल आएगी भी आपकी, अगर आप ढंग से करते हो चीजों को। तो इस बात की गारंटी है कि आपने अच्छे से कर लिया, ड्राइंग सीख लिया, 99 परसेंटाइल आपकी कहीं नहीं जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी संडे को है मेरे साथ। बाकी क्लासेस तो आपकी डे टू डे, कल आपकी फिजिक्स और मैथ इंग्लिश की भी क्लास रहने वाली है नाटक के लिए। और साथ में आपकी संडे को एप्टीट्यूड की भी क्लास रहेगी, जिसमें कि कृष्णा सर आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन लेने वाले हैं, जिसमें वो सारी एप्टीट्यूड में जो आप सबसे ज्यादा जो फंसते हो आप, जिसमें आप लाइक आप ट्राइंगल्स वगैरह फाइंड आउट करने वाले, जो आप सीरीज सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको मिरर इमेज वैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी जो है होपफुली आप कंटिन्यू करोगे, और आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इसको जरूर कंटिन्यू करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।